जो आपके एग्जाम में सोशल साइंस में 9th-10th में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो अगर आप देखा जाए तो विथ रिस्पेक्ट 1 to 5 बहुत ही आसान थे। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर किया जा सकता था, यानी 80+ तो किया जा सकता था अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाता, या जिन लोगों ने दिया होगा तो 75+ उनका स्कोर निश्चित रूप से बन रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कट ऑफ मैक्सिमम इसका जो है 75 के ही अराउंड जाएगा मुझे लगता है, जहाँ तक कि सोशल साइंस में, और 65+ ही रहने की उम्मीद रखिए। 65 से 75 के बीच में ही किसी भी कैटेगरी में यह रिजल्ट वेरी करेगा, मेरा जहाँ तक कि मानना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग क्लास में पढ़ाए गए थे। अभी मैं आपको सारा क्वेश्चन सबूत के साथ दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्लास में भी इन सब क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से चर्चा हुआ था, बहुत ही ढंग से चर्चा किया गया था आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, जो कि आपके सोशल साइंस में ग्रुप ए के क्वेश्चन में था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो आप याद कीजिए, मैं बार बार बोलता था कि 1929 के रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू, लाहौर में जो रावी नदी के तट पर लाहौर है, वहाँ पर एक अधिवेशन बुलाया था, और वहीं पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी कि जब तक हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ये सेम टू सेम कथन मेरे द्वारा यह टॉपिक जब करवाया जा रहा था, अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की चर्चा की गई थी, और वहीं पे अगले वर्ष 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। ये सेम टू सेम लाइन आपको क्लास में हमने बोला था, और आप वीडियो देख रहे होंगे करेंट जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो था, उसमें आपको ये लाइन दिखेगा जब हमने आपको बताया था। तो लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। जो लोग क्लास देखे होंगे रेगुलर, उनको अच्छे से इस बात की जानकारी होगी कि सर ने इसको करवाया था। ठीक है, हाँ, ये क्लास 9-10th का है, और क्लास 9-10th का सबसे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए तो अभी आप लोग का 6 to 8 में बहुत भारी संख्या में बहाली आने वाला है, और साथ साथ फिर 9-10th में भी आएगा, और 11-12 में भी सीट वैकेंट रहने वाला है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो 1 to 5 में थोड़ा कम संख्या में सीट आएगा, तो आपको अब रणनीति जो बनानी होगी, जो 6 to 8 का जो रणनीति है कि वहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर याद रखिएगा, सोशल साइंस सब्जेक्ट जिनका होगा 6 to 8 में, साइंस और सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में फिर कंबाइंड रूप से सभी सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि आपका एस्टेट में पूछा जा रहा था अभी 9-10th में। ठीक है, तो 6 to 8 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो सोशल साइंस वाले को पूरा सोशल साइंस पढ़ के जाना है, और साइंस वाले को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पढ़ के जाना है साइंस टॉपिक का। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पे शिक्षक का जो है यहाँ रूप, जो एग्जाम का पैटर्न होगा, साइंस और सोशल साइंस। जिस प्रकार से आप सीटेट में 6 to 8 के लिए भरते हैं, उसी प्रकार से, चूंकि आप लोग बीएड धारी हैं, तो आप लोग को अब मान के चलिए 1 to 5 में अब आशा रख रहे हैं तो रखिए, लेकिन ना मान करके ही चलिए। अब चूंकि सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि जो रिजल्ट होगा वो 1 to 5 के लिए ही बनेगा केवल। ठीक है, तो सरकार के समक्ष एक और समस्या है कि जो लोग बीएड धारी थे और उन लोगों ने भी एग्जाम दिया, तो वो जरूर यहाँ पे जो है अपना बात रखेंगे सरकार के, और सरकार यहाँ पे निश्चित रूप से सुनवाई करते हुए यह निश्चित रूप से तय करेगी कि जल्द से जल्द फिर 6 to 8 का एग्जाम हो, और निश्चित रूप से आपका अक्टूबर मंथ में बहाली आ जाएगी, और दिसंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा। हो ना हो ज्वाइनिंग कहीं दोनों का साथ में ही ना हो जाए, 1 to 5 और 6 to 8 का, क्योंकि सरकार इस तरीका से आप बीएड धारी को जो है खुश करने का प्रयास कर सकती है। क्योंकि एक भारी संख्या में जो लोग हैं बीएड वाले, उनको इसके प्रति जो है आक्रोश की भावना होगी कि उन लोगों को नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से, चूंकि चुनाव का टाइम है, तो निश्चित रूप से इस तरह के कदम उठाएगी। तो
मेरे समझ से दूरदर्शिता यही कहता है कि आप लोग तैयारी को अभी जो है ठंडे बस्ते में नहीं डालें, अभी आपका पढ़ा हुआ है, बस उसमें धार देने की आवश्यकता है और घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अब आपको पता चल चुका है, क्वेश्चन के लेवल आपको पता चल चुके हैं। हाँ, 1 to 5 में थोड़ा डीपली पूछा गया था, लेकिन फिर भी अब आप अच्छा से अगर तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से अब आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आपके मन मुताबिक जो जिस तरीका से पूछे जाते हैं उस तरीका से ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी से तैयारी कीजिए, आज से कीजिए। मैं तो कहूँगा कि एकदम पूरा अभी से एकदम मेहनत करना शुरू कर दीजिए, एक एक दिन के महत्व को समझिए। जो लोग 1 to 5 में 50 के नीचे हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। ठीक है, चलिए, पंजाब में कूका आंदोलन प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो हमने आपको बताया था, जैसे कूकी आंदोलन बार बार चर्चा होता था तो वहाँ मैं कूका का भी चर्चा कर देता था। कूका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था। आप देखिएगा जहाँ पे हमने आंदोलन बताया था, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, किसान आंदोलन जो हुआ था पूरे देश में, जब मैं किसान आंदोलन पढ़ा रहा था तो उसमें हम बहुत सारे आंदोलन के बारे में हमने बताया था, कूकी आंदोलन, कूका आंदोलन। ठीक है, तो ये सब आंदोलनों की चर्चा हुई थी। तो कूका आंदोलन पंजाब में ही हुआ था, कूका आंदोलन। और जो सिख धर्म में बुराइयां थी, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भी भक्ति आंदोलन के दौरान जो है बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था, उसमें आप देखिएगा तुलसीदास हैं, चाहे आपका भक्ति आंदोलन में आपके संत कबीर हो गए, चाहे गुरु नानक जो है सिख धर्म में, तो जो बुराइयां थी तो समय समय पे धर्म में दूर करने का प्रयास किया गया है। आप देखिएगा अगर मॉडर्न हिस्ट्री में तो यहाँ पे जो दयानंद सरस्वती के माध्यम से वेदों की ओर लौटो, या जो हमारे प्राचीन जो आडंबर था उसको दूर करके अपनाने की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है धर्म में सुधार की बात की जा रही थी। तो पंजाब में भी जो सिख धर्म में जो बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास जो किया गया था वो आपका कूका आंदोलन के माध्यम से किया गया था। यह चर्चा हमने आपको क्लास में करवाया था। और निश्चित रूप से आप जब जहाँ पे किसान आंदोलन से संबंधित पूरे देश का जब हम पढ़ा रहे थे तो मैप के साथ हमने इसको बताया था कि कूका आंदोलन क्या था। ठीक है, कूकी आंदोलन के भी बारे में हमने बताया था, पाइक विद्रोह के बारे में भी बताया था। आप देखिएगा ये सब विद्रोह उसी दिन हुआ था। ठीक है, मुझे सारा कुछ याद है। आप कहेंगे तो मैं वीडियो और जो है सारा जो है नोट्स में भी खोज दूंगा आपको कि कहाँ पे इसकी चर्चा हुई है। अब देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद कौन सा विभाग था? ये देखिए जब हमने पॉलिटी का नोट्स दिया था उसमें पहला लेक्चर है उसी में इसकी चर्चा की गई थी। मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको दिखाता भी चलूँ जिससे कि आप लोग जो है देखेंगे कि नोट्स कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए। और निश्चित रूप से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके नोट्स के ही थे। ठीक है, जो सबसे पहले हमने आपको दिया था, ठीक है, कंटेंट्स में भी अभी आपको डाल दिया है हमने। तो सोशल साइंस में आप देखिएगा जो पॉलिटी का सेक्शन था, ठीक है, सामाजिक, यहाँ पे जो पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें ये आपका जो है नोट्स में आपको ये दिखेगा। ठीक है, पॉलिटी का सेक्शन जो होगा राजनीतिक साथ 5 फाइल्स है, तो कंप्लीट फाइल्स जहाँ पे होगा उसमें आपको जो है ये क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, और वीडियो भी देखिएगा तो वो आपको दिखाई दे देगा। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि ये सब क्वेश्चन बड़ा डीप करके आपको समझाया गया था। ठीक है, पहला पेज से कम हमको लगता है कि 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, जो पॉलिटी का मेरे द्वारा पहला पेज दिया गया था उसी से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट भी कई जगह पूछा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे 1773 वाला। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ये भी पूछा गया था। उसके बाद आपको 1813 का जो चार्टर एक्ट जिसके तहत जो है एकाधिकार समाप्त करके जो स्वतंत्र कर दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका 1813 का चार्टर एक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो आपका यहाँ पर है तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पहले पेज से ही निकल के आ रहे थे, जो कि हमने देखा कि क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आपको, और जो जो आएगा तो मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया हुआ था। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग था। देखिए डीप किया हुआ है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्लास का ही अगर आप वीडियो देख लेते, उसी से आपका बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आप बना लेते। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से नोट्स को पढ़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आप एग्जाम देंगे तब आपको रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुका है, कल भी हमने लिया। हाँ, टाइमिंग अब आपका शाम में ही रहेगा, शाम में 4:30 से जो 6 है आपका डेली आपका क्लास लिया जाएगा। रेगुलर क्लास मैं ले रहा हूं, बस टाइम का था कि टाइम सब लोग नहीं जुड़ पाते थे। कल रात्रि में मात्र 5 लोग जुड़े हुए थे, इसलिए हमने जो है इस टाइम को बदल दिया। ठीक है, तो अभी आपका जो टाइम है वही रहने वाला है, जो 4:30 से 6 वाला टाइम है, इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति के देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, आप बताइए। ये क्वेश्चन राजकुमार शुक्ल के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव सेशन में भी बताया था, साथ साथ जब मैं चंपारण सत्याग्रह बता रहा था, और 1916 का बार बार जो हम लखनऊ अधिवेशन जब भी हम पढ़ा रहे थे, तो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि गांधी जी को बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे, और फिर गांधी जी ने उनको जो है आश्वासन दिया था कि मैं निश्चित रूप से बिहार आऊंगा, और फिर 1917 में आए थे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहने का है यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति में किसके द्वारा जो है इसको स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। मैं आपको नोट्स दिखाना चाहूंगा कि जब 1857 की क्रांति का हमने जो दिया, ठीक है, 1857 की क्रांति का जो नोट्स हमने आपको दिया था, उसको हमने सबको अब एक जगह कर दिया, और अब जा करके मैं आपको ये जो नोट्स दूंगा, थोड़ा सा मैं बड़ा इसको कर लूँ, ठीक है, ये नोट्स दूंगा, तो इसमें आपका पूरा संकलन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, 10+2 हो चाहे हिस्ट्री हो, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसी में हमने संकलन कर दिया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे, जो टाइपिंग हो चुका है, और आप लोग को भी हमने जब दिया था तो उस समय जो है आपके क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासरूम के नोट से आपको दिखाई देगा। जब 1857 की क्रांति जब हमने आपको बताया था, देखिए यहीं पे होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने कहा था, तो यहाँ पे देखिए वीडी सावरकर ने कहा था, ये कथन है और लाइन है कि वीडी किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने ही इसको क्या कहा था, प्रथम जो है आपका स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, यही लाइन जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि जो आपको सोशल साइंस का हमने नहीं करवाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, तो ये 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर 1939 को। और ये आपका जो डेट है, इसी का नोट्स में विविध में देखिएगा, तो उसमें हमने ये जो नोट्स दिया था उसमें डेट भी लिखा हुआ है कि किस तिथि को, चूंकि उसमें सारे डेट वाले को हमने एक जगह संकलन करके आपको दे दिया था, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगा। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1939 को हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? देखिए, जमीन वहाँ खेरू मियाँ का था और वहाँ पे मजरूल हक ने भी भूमिका निभाया था, लेकिन अगर शिलान्यास की बात कीजिएगा तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने ही वहाँ पे शिलान्यास किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है हमने क्लास में आपको करवाया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार आता था, और ऑब्जेक्टिव आप टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आया होगा आपको। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग बनाए होंगे आप। ठीक है, महात्मा गांधी बिहार विद्यापीठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। अब आपका जो है शुरुआत होता है, ये था आपका जो फर्स्ट पार्ट के ही जो
कुछ 10 क्वेश्चन हमने बोला था कि फर्स्ट पार्ट में आपको मैथ रह सकता है, साइंस रह सकता है, हिस्ट्री रह सकता है, करेंट अफेयर्स, और आप देखें कि वही सब क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम बताइए जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। अब देखिए यहां पे जो है पश्चिमी एशिया से जो व्यापारिक संबंध था, जैसे मान के चलिए अगर ये भारत है तो पश्चिमी एशिया से जो संबंध होगा वो इधर जो होगा उसी का होगा। ठीक है, तो राजस्थान देखिए आप याद रखिएगा, पंगु राज करके कॉन्सेप्ट है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है पंगु, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये जो तीनों, और जम्मू कश्मीर, ये जो चारों पंगु राज याद रखिएगा, ये चारों जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और पाकिस्तान से ही होकर के मध्य एशिया का रास्ता जाता था, और कालीबंगा राजस्थान में है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो आप निश्चित रूप से सही कर देते। पश्चिमी एशिया का व्यापारिक संबंध जो है राजस्थान से जुड़ा होगा और कालीबंगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। साथ साथ ये देखिए H4 क्वेश्चन, कितने सूक्त का संकलन किया गया था। आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही एक क्लास में ही पूरा एनिशिएंट हिस्ट्री करवाया था और उसके नोट्स को भी हमने आपको दिया था। ठीक है, और नोट्स में आप देखिएगा जो प्राचीन इतिहास का है एनिशिएंट का, उसमें बजाबते 1028 सूक्त लिखा हुआ है। वैदिक सभ्यता वाला आप देखिएगा नोट्स जो आपको हमने दिया था, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऋग्वेद में 1028 जो थे सूक्त था, श्लोक था। ठीक है, ये भी हमने जो आपको नोट्स दिया था एनिशिएंट वाला, उसमें आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट नोट्स ही हमने आपको दे दिया था, तो जो आपका ऐप है उसमें भी ये नोट्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ से सारे नोट्स को अलग कर दिया है। ठीक है, इसमें केवल वीडियो है, और सोशल साइंस का जो टॉपिक होगा उसमें आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को पता ही है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि सारा कुछ जो है वहीं से है, कहीं और से नहीं। चूँकि आप लोग का ये कोर्स था तो इसमें जो हमने आपको 1 to 5 में भी जो नोट्स दिए थे सामाजिक विज्ञान के, पूरा कंप्लीट जो है नोट्स दिया था, उसमें आपको ये सब लाइन आपको दिख जाएगा। ठीक है, वन टू फाइव देखिए प्राचीन इतिहास है। मैं इसलिए इसको खोल लेता हूं क्योंकि अब क्या होगा कि देखिए हमने बताया था आपको, देखिए एकदम पहला लाइन एकदम कितना आसानी से हमने बताया था। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऋग्वेद, और इसमें जो है 1028 श्लोक। देखिए यही चीज़ पूछा गया था आपको। ठीक है, यही चीज़ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यही चीज़ आपको यहाँ पर जो है पूछा गया था कि कितने ऋग्वेद में जो है श्लोक था। देखिए, और मात्र देखिए एक पेज में ही हमने वैदिक सभ्यता यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जा करके आपका खत्म हो गया। मतलब मुश्किल से 10 लाइन जो था, 20 लाइन, उसी में सारा क्वेश्चन आपको रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से नहीं आया, क्वेश्चन सारा जो है इन्हीं सब नोट्स का ही था। अगर आप लोग अच्छे से देख लिए होते तो उससे भी आपका जो है यहाँ पे स्कोर करने में आपको आसानी होती। सेम क्वेश्चन था, कितने सूक्त हैं, संकलन है। सूक्त मतलब श्लोक होता है, जब हमने पढ़ाया था। अब देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी। ये कांसे धातु की बनी हुई थी। किस धातु की बनी हुई थी? तो कांसे धातु की बनी हुई थी। ठीक है, इसमें फाइल है तो फाइल में आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है, और देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था कि कहाँ पे क्या मिला, कहाँ पे क्या मिला,
तो इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि कांसे की मूर्ति जो है कहाँ से मिली थी। ठीक है, इसमें होगा, शिल्प उद्योग में होगा। ठीक है, तो कांसे की जो मूर्ति थी वो आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो ये सब नोट्स खोजिएगा तो सब उसमें मिलेगा। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं था जो कि आपको पढ़ाया नहीं गया था। तो क्या है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का पूजा होता प्रमाण मिले? तो ये तो कुबर वाला बैल था ही। ठीक है, और इसका जो है जब आप देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई भी देगा कि कुंवर वाला बैल ही होगा। ठीक है, देखिए पहला ही चैप्टर है, यहाँ कुंवर वाला बैल का चित्र भी बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैल को पशुपतिनाथ का वाहन कहा जाता था। देखिए मात्र इतना ही लाइन, एक ही पेज में है। और ये क्वेश्चन देखिए 2 पेज में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता था। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखिए, बैल को पशुपतिनाथ का वाहन यानी और फाख्ता पवित्र पक्षी माना जाता। तो बैल के बारे में ही पूछ रहा था, कुंवर वाला बैल, यहाँ पे बस इसका आंसर हो जाता। तो क्वेश्चन कहीं से नहीं था। अब फिर भी कई लोग को लगता है कि नोट्स से नहीं लड़ा, वो उनकी अलग कहानी है। ठीक है, हाँ देखिए ये जो था किराता अर्जुनीय किसने लिखा था? ये भारवी का किताब है और ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी में एक बार, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वैदिक काल में पूर का, तो पुरंदर हमने चर्चा किया था। सबसे प्रसिद्ध जो देवता थे, मतलब जो फेमस थे उस समय, इंद्र थे, और उनको पुरंदर कहा जाता था। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता में माना जाता है कि जो किले को तोड़ने वाला मतलब यहाँ पे देवता को बनाया गया है पुरंदर को। पुर मतलब किला होता है, और इंद्र ने ही जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विनाश करके जो है वैदिक सभ्यता लाई थी। कहने का अर्थ है किला को तोड़ा था, इतिहासकारों को मानना है। तो पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग यानी किला। तो एग्जैक्ट आंसर ये सब देखिए आप पढ़े होंगे, जब मैं वैदिक सभ्यता वीडियो लेक्चर खोजिएगा सुनाई दे देगा आपको कि पुरंदर की चर्चा हमने वहां पर किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से किया है चर्चा, आप वीडियो खोल के देखिए। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली पूछ दिया गया है। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। ये चर्चा हमने नहीं किया था। मौर्यकालीन किस धातु के बने सिक्के के थे? ठीक है, तो काकनी। तो ये जब मौर्य काल का जो सिक्के का चर्चा होगा, खास करके आप देखे होंगे कि हमने पन्न की चर्चा किया था। पन्न जो था आपका जो ये पन्न जो था वो चांदी का होता था। ठीक है, उसके बाद करसापन्न भी इसको हम बोलते थे। क्या बोलते थे? करसापन्न। सोने का सिक्का को निस्क कहा जाता था। सोने के सिक्का को निस्क। 3 ही धातु का मेन रूप से सिक्का बनाया जाता था। ठीक है, एक सोना, चांदी और तांबा। और तांबे के धातु के सिक्के को यहाँ काकनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काकनी। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में यह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा हुआ है पहले से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ? आप देखिए जब जब हम गणतंत्र, लोकतंत्र या इसकी चर्चा, तो लिच्छवी वाला चर्चा जरूर करते थे हम। लिच्छवी जो कि वैशाली को ही कहा जाता है। आप देखिए वीडियो में भी होगा, बिहार स्पेशल में भी इसकी चर्चा हुई है। विश्व का पहला गणराज, लेकिन यहाँ पे पूरे जनता वोटिंग नहीं करती थी, लेकिन जो वहाँ के सामंत होते थे शक्तिशाली 1000-2000 की संख्या में, वो लोग यहाँ पर, तो एक रूपरेखा यहीं से शुरुआत हुआ था लिच्छवियों के द्वारा। और ये चर्चा जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ा रहे थे तो उसमें एकदम अच्छे से किए होंगे। आप देखिएगा वीडियो मेरा खोल करके कि चर्चा हुआ था मगध के उत्कर्ष में। मुझे सारा कुछ याद रहता है कहाँ पे हमने लिच्छवियों की चर्चा की, और वहाँ पे बताया भी था कि जो पूरे विश्व का, ठीक है, गणतंत्र में, और जब हम आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पढ़ाते होंगे वहाँ पर भी चर्चा करते होंगे। ठीक है, जो ग्रीक रोमन जो साम्राज्य, उससे भी पहले जो है यहाँ पे गणराज की स्थापना हो चुकी थी। कहाँ पे? तो वज्जी वैशाली में, जो कि लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। लिच्छवी वहाँ के लोगों को कहा जाता था। तो किसके द्वारा? मौर्य, नंद, गुप्त। बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए कई क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं जा रहा, और यहीं पे आप लोग फंसे होंगे। निश्चित रूप से आप लोग को फंसाया बीपीएससी
ठीक है। और लेकिन आप याद कीजिए, जाते जाते हमने आपको बोला था कि आप डी और ई को भूलिएगा नहीं, वो भी ऑप्शन में है आपका, आपका वो भी ऑप्शन है, डी और ई भी, ठीक है। किन्हीं को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो आप लोग जो है साथ साथ करेंगे। पचास प्लस वाले का अब जो है 1 to 5 में हो जाएगा, इतना ही जानिए। अब देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो है कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे, तो ये थोड़ा सा डीपली पूछा गया मौर्य प्रशासन, और उसमें अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण थे, ठीक है। ऐसे हमने आपको मौर्य प्रशासन करवाया हुआ था कंटेंट में, देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने करवाया था या नहीं करवाया था, लेकिन मुझे जहाँ तक की याद है कि इन सब क्वेश्चन का भी संकलन होगा, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब मौर्य प्रशासन था, और मौर्य प्रशासन का जो रूपरेखा है, मौर्य प्रशासन का थ्योरी वाला पार्ट हम खोल के देखते हैं। अर्थशास्त्र देखिए यहाँ पे, हाँ हमने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए अर्थशास्त्र स्वामी अर्थात राजा, उसके विषय के बारे में हमने लिखा है, मंत्रिपरिषद, तीर्थ विभाग, अध्यक्ष, राजस्व, आर्थिक नियंत्रण, गुप्तचर, दंड व्यवस्था, ठीक है। ये सब हमने चर्चा किया है कि देखिए यहाँ पे अगर होगा तो होगा ही। देखिए यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजा परिषद का उल्लेख है, मंत्रिपरिषद के वेतन 12। चलिए उतना हमने डीपली यहाँ पे नहीं बताया था, मुझे याद है जहाँ तक कि, लेकिन अर्थशास्त्र के विषय तक हमें गए थे। अधिकरण 15 अधिकरण होते हैं जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है अगला एग्जाम में यही पूछते हैं, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हल्के से नहीं लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। तो 15 अधिकरण हैं, तो उसमें से दे देगा कि इसमें से जैसे यहाँ पर बहुत सारे विषय थे जो अधिकरण में अलग अलग सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। तो निश्चित रूप से अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो जब भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा तो उसके बारे में सारा कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं जा रहा, और यही सब क्वेश्चन आप लोग को क्या हुआ होगा, गलत हो गया होगा, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं है, चूंकि आप लोग इस तरीका के जो क्वेश्चन नहीं सोच करके गए होंगे या अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है, इसीलिए आप लोग मिस्टेक किए होंगे। ये सब क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, ये सब चर्चा आपको हुआ था क्लास में, ठीक है। तो प्रथम सूबेदार जो आपका बिहार स्पेशल का हिस्ट्री चल रहा था मध्यकालीन, तो उसमें चर्चा हुआ था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है आपका मलिक जानी, ठीक है, मलिक जानी जो था उसको सूबेदार बनाया गया था, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, ये तो बिरसा मुंडा का नोट्स में ही आपको दिख जाएगा। जो बिरसा मुंडा जनजातीय आंदोलन हमने आपको नोट्स दिया था, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। ये अभी हमने जो एक जगह संकलन कर दिया है, तो जनजातीय आंदोलन को भी हमने, ये नोट्स आपके लिए तैयार हो चुका है। अब जो है आपको मिलेगा तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन जो है आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। सारा जो है आपका संकलन कर दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद ही हमने इसको दे दिया है, हाँ यहीं पे होगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है रांची, रांची से थे, ठीक है। यही बिरसा मुंडा आंदोलन है ना, बिरसा मुंडा आंदोलन। देखिए यहाँ पे रांची अच्छे से मैप मेरे द्वारा बना करके यहाँ पे दर्शा भी दिया गया है। रांची झारखंड छोटा नागपुर के क्षेत्रों में किया गया, ठीक है। तो रांची के क्षेत्र यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, और देख रहे हैं इमेज में कितने अच्छे से हमने उसको दे रखा था, ठीक है। जब आप जनजातीय आंदोलन का नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो कहाँ से थे, कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो रांची का था। एक सेकेंड,
देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछे गए। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। मौलवी अहमदुल्ला बिहार से थे, नहीं थे। तात्या टोपे कानपुर, नहीं थे। नाना साहब थे, नहीं थे कानपुर, ये तो दोनों एक ही जगह से थे। तो बिहार का इसमें तो वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। तो कई लोग जो है मौलवी अहमदुल्ला मार दिए होंगे, लगता होगा सुना सुना है, क्या पता बिहार के होंगे। लेकिन हमने बोला था जब आप पढ़िए तो एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। मगध का प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी था। आप ये देख पा रहे होंगे नोट्स में, जो आपका मगध के बारे में जब हमने बताया होगा, जो हिस्ट्री का नोट्स होगा उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये सब डायरेक्ट जो है आपको दिखेगा, जो हम आपको करवाए थे, ठीक है, इसमें आपको दिखेगा। देखिए पहला लाइन ही होगा। अगर आप शुरू से अच्छे से ये 100 पेज वाला भी जो टोटल था हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स अगर देख के गए होंगे तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था आपका 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी प्रथम तीर्थकर। देखिए पहला ही लाइन में ऋषभ देव को माना जाता है, ये भी क्वेश्चन दिखाई दिया था आपके एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर आपका जो है तीसरा बहुसंगति कहाँ हुआ था, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट पाटलिपुत्र में हुआ था मुगलीपुत्र के समय, ये भी क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन थे वो यही आप देख रहे हैं, एक एक पेज में जो पढ़ा है उसी से था। अब यहाँ पर भी आपका जो है मगध वाला भी होगा। देखिए बृहद्रथ था, बिंबिसार ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। और इसमें हमने बताया था आपको गिरिब्रज था इसका, राजगिरी मगध का जो है पहला कैपिटल रहता है, राजधानी। तो यहाँ पर कहीं होगा लिखा हुआ भी, नहीं तो उसकी राजधानी प्रथम बौद्ध महासभा हुई थी, ठीक है। ये तो वैशाली में कर लिया था, उससे पहले आपका जो है ये सब चर्चा आपका गिरिब्रज वाला भी हुआ था, राजगिरी वाला भी। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्लास नोट्स के हैं। प्रथम राजधानी राजगिरी था, गिरिब्रज। और आपको बताया था कि राजा महाराजा आजा ट्रिक है उसका, बहुत संगति जब आप पढ़ा रहे थे उसमें, तो राजा, ठीक है, तो राजगिरी का ही बात कर रहे थे हम। महाराजा महाकश्यप, आजा फॉर अजातशत्रु, जो आपका बहुत संगति होता है प्रथम, उसमें भी राजगिरी की चर्चा हुई थी, क्योंकि जो अजातशत्रु था उसकी राजधानी जो थी, उसका राजधानी कहाँ था, तो गिरिब्रज ही था, राजगिरी ही था। तो ये मगध की प्रथम राजधानी बनती है। अब देखिए उस सोर्स का नाम बताए जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन कहाँ, ये देखिए थोड़ा डीपली है, लेकिन हमारे नोट्स में ये आपको करवाए गए थे, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे इंडिका, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंडिका में सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, यही पूछ रहा है ना पाटलिपुत्र का प्रशासन। तो इंडिका में किया गया, और इंडिका आपको पता है मेगास्थनी, सेम टू सेम लाइन यहीं से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नगर प्रशासन के रूप में पाटलिपुत्र का विवरण किसका विषय है, तो इंडिका का विषय है। यही आपके नोट्स में बताया भी गया था, पढ़ाया हुआ था आपको, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सब आपको दिखा रहा हूं कि कई लोग को लगता है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको सबूत देंगे, और आपके कंटेंट्स में वो नोट्स पढ़ा हुआ है, और हमने आपको वीडियो में भी पढ़ाया है, वीडियो में भी जा करके देखिए। इंडिका यही पूछ रहा था ना, पाटलिपुत्र प्रशासन यही चीज है ना, वहां लाइन में लिखा हुआ है शॉर्ट में। चलिए मैं अब तेजी से करवा देता हूँ। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था, ठीक, तो विद्वानों को दी जाने वाली, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। तो ये जो था विद्वान लोगों को क्या किया जाता था कि कुछ राजस्व से मुक्त भूमि दे दी जाती थी, उसको मदद ए मास कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, पूना पैक्ट, ये तो क्लास में चर्चा हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है। तो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर के था, ये सब तो आपको, ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण, तो राजा शिवाय सिंह नाम था, तो शिवाजी, शाहजहां, अकबर, ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
18, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वंदे मातरम, ये तो कितनी बार चर्चा हुआ, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, सन्यासी विद्रोह, ये सब जो है आनंद मठ में लिखा गया है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, ये सब भी नोट्स के ही। क्रिस्टोफर कोलंबस, देखिए कितना अच्छे से बताया था हमने कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था स्पेन से भारत की खोज करने निकला था, लेकिन कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका। 1400 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित, देखिए यहाँ भी क्या दिया, वित्त पोषित, यानी स्पेन दिया था उसको पैसा। क्योंकि ये तो दुविधा वाला क्वेश्चन है ना कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, कई लोग इसको इटली का मानते हैं, जेनेवा जगह वहाँ का था, तो यहाँ पे तो सीधे पूछ ही दिया क्लियर करके कि वित्त पोषित था, यानी कि कौन इसको धन दिया था खोज करने के लिए, तो सिंपल सा आंसर है स्पेन है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। बोस्टन की टी पार्टी, देखिए अमेरिकी क्रांति का जब हमने वीडियो दिया है उसमें भी, नोट्स में भी होगा अमेरिकी क्रांति, ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी तत्कालिक कारण ही था, आप देखिए। अब ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग गलत बनाए हैं तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप आए हुए नौकरी को आप लोग जो है तिलांजलि दे दी, ठीक है। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 आपको पता ही होगा किस लिए जाना जाता है। डायरेक्ट ये सब आपको नोट्स में ही दिखाई दे देगा, आपके नोट्स में ही जो हमने आपको करवाया हुआ है ये सब जो है आपको नोट्स में ही दिखाई दे देगा, ठीक है। अभी तुरंत हमने विश्व इतिहास का जो नोट्स अभी हमने आपको दिखाया था उसी में आप देखिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट जो है अमेरिकी क्रांति 4 जुलाई डेट के साथ आपको एकदम छोटा छोटा नोट्स हमने बना करके इसको दिया था, पूरा आपको हैंड रिटन में दिया हुआ था, ठीक है। शुरू में ही होगा आपका अमेरिकी क्रांति। बोस्टन की पार्टी की घटना, देखिए बोस्टन की घटना है ना, चाय की घटना है, बोस्टन बंदरगाह 4 जुलाई, देखिए कलर भी किया हुआ है, देखिए यही है ना, यही क्वेश्चन है ना जो नोट्स में है। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन से आयोजित कर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई, ठीक है। तो यही सबसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए और आप लोग जो है फंसे हैं, तो कोई बात नहीं है, जो गलती आप लोग कर चुके हैं आगे से आपको ध्यान देना है कि नोट्स को आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, केवल आप लोग ऑब्जेक्टिव के चक्कर में ना रहें मेरे समझ से, ठीक है। तो ये क्या हुआ था उस दिन, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी, यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, ये तो सबको पता होना चाहिए, लुई 16वां, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक था, जो कहता था वही कानून हो जाता था, इस तरह की बात वो बोलता था, ठीक है। देखिए ये भी आपको मैं दिखा दूं, फ्रांस की क्रांति, ये सब नोट्स आपको वहां पे दिया हुआ है, ये आपको हैंड रिटन नोट्स ही तभी हमारे पास था तो हमने कंटेंट में डाल रखा था, अच्छे से सारे को पढ़ा भी रखा था। जैकोबियन ये तो फ्रांस का ही है, अब देखिए यहीं पे होगा आपका फ्रांस की क्रांति का पूरा कथन के साथ होगा आपका, अच्छे से होगा, नहीं होने का कोई तो बात ही नहीं है। फ्रांस की क्रांति के समय फिर देखिए यही है ना, 16वां, मेरी इच्छा ही कानून है, तो यही उसका कारण था, तत्कालिक कारण में ये क्या था, पार्लियामान, तो ये सब जो है चर्चा हमने किया हुआ है। उसकी पत्नी फिजूल खर्ची थी इसलिए उसको मैडम डेफिसिट कहा जाता था। देखिए फ्रांस की क्रांति, क्रांति के कारण परिणाम सब कुछ है आपको अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। आप कंटेंट में गए होते, अगर देखे होते सारा वीडियो, तो मुझे तो लगता है यहाँ 90+ आना चाहिए था। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पेनिंग जेनी का आविष्कारक था। अब देखिए औद्योगिक क्रांति में निकालता हूं, अपने आप वो दिखाई दे देगा, अपने आप देखना नहीं भी चाहिएगा फिर भी आप देख लीजिएगा। वाणिज्यवाद, उसके पहले हमने औद्योगिक क्रांति, आपको देखिए क्या है, स्पेनिंग जेनी है, ये देखिए
जेम्स हरग्रीव्स, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ से लाइन उठा दिया गया, सेम टू। देखिए औद्योगिक क्रांति मात्र कितने में है, एक पेज में ही है, बस हो गया, खत्म हो गया, इतना ही था आपका। इसी में आपका ये क्वेश्चन पूछा है, और कई जगह जो है जॉन के वाला भी पूछा है, फ्लाइंग शटल वाला भी पूछा है, सूतकर, यही से दो दो क्वेश्चन उठा लिया। अब बताइए, जो लोग के पास नोट्स होगा तो निश्चित रूप से वो लोग बनाए होंगे, पढ़ के गए होंगे भरोसा करके, कंटेंट में सारा वीडियो पड़ा हुआ था आपके एग्जाम का। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं के नहीं थे, बल्कि यही सबसे आपका जेम्स हरग्रीव्स, स्पेनिंग जेनी, मैं तो सारा क्वेश्चन ढूंढ दूंगा अपने नोट। चलिए अब टाइम नहीं है, नहीं तो मैं, अगर आप किसी दिन टाइम दीजिए, सारा क्वेश्चन मैं ढूंढ दूंगा कि क्लास नोट्स के ही थे। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली मूवमेंट इसका उद्देश्य जो था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप खोजिएगा तो आपको जो इटली का एकीकरण है उसमें आपको ये दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको इटली का एकीकरण में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम मुझे थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, काउंट काबूर है, गिरिवाल्डी, और एक और था इटली के एकीकरण में, मैं देख ही लेता हूँ इसको, यंग इटली मूवमेंट, कार्बोनरी संस्था की जो स्थापना किया था, इटली का एकीकरण, देखिए वही नोट्स में होगा, ये जो है इसी नोट्स में आपको दिखेगा ये। तो क्वेश्चन सारे नोट्स के ही थे। ठीक है, बशर्ते आप लोग इसको पढ़े होते, जो आपका कंटेंट में विश्व इतिहास का टॉपिक करवाया हुआ था उसको अगर आप एक बार भी देख के गए होते तो निश्चित रूप से जो है उसमें तो आपका कंटेंट में जो था वो वीडियो तो आपका देखे होंगे, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका कंटेंट स्टोर में जाते चलिए वहाँ खोजते हैं, यहाँ पर तो अलग अलग करके यहाँ पे दिया हुआ था विश्व इतिहास, देखिए यही था ना आपके पास था, तो इसमें देखिए आपका इटली का एकीकरण होगा, इटली का एकीकरण, हैंड रिटन नोट्स थे, देखिए अच्छे से वही चीज़ है ना, शुरू में ही होगा यंग इटली वाला। मेजनी, देखिए है ना यंग इटली, देखिए यही क्वेश्चन है ना, मेजनी था, यही क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिए देखिए मेजनी और यंग एवं यंग इटली, यही है क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन पूछा था, यंग इटली का जो संस्थापक कौन था। जब वीडियो देखते कंटेंट में पढ़ा हुआ, जब आप लोग पढ़ते तो निश्चित रूप से आप लोग का ये सब भी क्वेश्चन सही जाता, तो इनमें से कोई नहीं होगा चूंकि मेजनी था यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं ना सारा क्वेश्चन मिल रहा है। जर्मनी में रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास, तो ये तो था बिस्मार्क था। जर्मनी का एकीकरण देखिए, जर्मनी का एकीकरण कंटेंट में वीडियो पड़ा हुआ था, कंटेंट में आपके कंटेंट में वीडियो पड़ा हुआ था सारा, अगर आप देखे होंगे, देखिए लास्ट में जर्मनी का एकीकरण है। बिस्मार्क देखिए यहाँ बनाए गए, उनका मानना था जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद या बहुमत निर्णय से नहीं, बल्कि परसा के नेतृत्व में रक्त एवं तलवार की नीति से होगा। अच्छे से बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ये लाइन पढ़िए, रक्त एवं तलवार की नीति से होगा, किसने बोला था, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, बिस्मार्क परसा के प्रधानमंत्री बनाए गए, उनका मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद या बहुमत निर्णय से नहीं, बल्कि परसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। देखिए मात्र जो है ये आपका एकदम छोटा में शॉर्ट में आपको नोट्स दिया गया था, और वीडियो लेक्चर भी है, ये सब तो आपके कंटेंट्स में पड़ा हुआ था। ठीक है, देखिए वीडियो है इसमें, जर्मनी का एकीकरण, देखिए यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण है ना, वीडियो सुन लीजिएगा कि इसमें हमने चर्चा किया है कि नहीं किया है, या हमने अलग से डाल दिया है कि या पहले से अवेलेबल था। ठीक है, तो ये सब तो जो पढ़े हैं उनको पता होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि भरोसा करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आप कहिएगा तो मैं खोज दूंगा सारे क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था,
पोलैंड पर जापान, जर्मनी का तो आक्रमण होगा ही नहीं, जापान आक्रमण कर दिया था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो जापान आक्रमण किया था, इसीलिए पोलैंड, ये तो उसका तत्कालिक कारण ही था, द्वितीय विश्व युद्ध। देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं सारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं तो 90% ऐसे बोल दिया, 100% क्वेश्चन क्लासरूम के ही हैं। तत्कालिक कारण होगा, देखिए अभी आएगा वो, खुद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये फर्स्ट युद्ध का ही था ना, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ये अमेरिका जो एंट्री लिया है उसका था। क्या था क्वेश्चन, मुझे देख ले। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण होगा, उसमें लिखा हुआ कहीं, ठीक है, ये तत्कालिक कारण में ही आता है। जापान ने इस पे आक्रमण कर दिया था, फिर जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे 9 अगस्त को जो है ये अटैक कर देता है। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तो वहां पे कबलई खां था, ये भी आपका पहला ही भौगोलिक खोज है, उसी के नोट्स में आपको दिखाई देगा भौगोलिक खोज। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए थे। मुझे सारा याद है कि कहाँ पे वो क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपका जो है ये पुनर्जागरण का है, ये टॉपिक जो है आपका, ये पुनर्जागरण में दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ होगा, यहीं पे होगा कहीं। कबले खां जो था मंगोल में, ये सब जाते थे वहाँ पे, तो वहीं पे जब कब्जा हो जाता है, इसी लाइन में होगा कहीं, खोजने पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ टॉपिक है, इसी में होगा, आप खोजिएगा आपको, या वीडियो में आपको दिखाई दे देगा। तो कबले खां, इसका नाम था जेम्स टाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, टेनिस कोर्ट का शपथ। तो ये तो आप लोग जब वहाँ पे अभी जहाँ पे गए थे प्रधानमंत्री फ्रांस, ठीक है, तो वहाँ का जो कैदी को रिहा किया गया था बास्टिल, ठीक है, वहाँ से जो है फिर वो लोग टेनिस कोर्ट की ओर बढ़े थे, तो फ्रांसीसी क्रांति का ही है। फ्रांस की क्रांति आप लोग अच्छे से देखिएगा तो वहाँ ये सब क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देशों, तुर्की के साथ हुआ था, तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा बी, टर्की लिखा हुआ है, तुर्की भी रह सकता था। फ्लाइंग शटल, देखिए यही क्वेश्चन था, जेम्स हरग्रीव्स, फ्लाइंग शटल, सॉरी ये था, ये आपका फ्लाइंग शटल तो जॉन के हो जाएगा, ठीक है, जॉन के हो जाएगा, फ्लाइंग शटल जॉन के, ये तो था, ये वो दूसरा क्वेश्चन का था, ये जॉन के, ठीक है, ये तो नोट्स में था ही सारा क्वेश्चन। वेस्टफेलिया की संधि, देखिए ये भी क्वेश्चन है, देखिए ये सब टफ क्वेश्चन, लेकिन आपके क्लास नोट से मैं दिखाता हूँ। देखिए 30 वर्षीय युद्ध है, खोजिएगा सब मिलेगा। देखिए लास्ट में हुआ था, परिणाम क्या हुआ, काल्विनवादियों को भी प्रेस्टिज मान्यता दी गई। ऊपर में ही होगा, वेस्टफेलिया, शताब्दी के यूरोप में आपस में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है ना वेस्टफेलिया की संधि के प्रावधान,
और इसका जो अंत हुआ वेस्टफेलिया के संधि के माध्यम से ही हुआ। ठीक है, इस संधि के तहत 30 वर्षीय युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई, वेस्टफेलिया की संधि। देखिए यही क्वेश्चन है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि खोजिएगा सब मिलेगा, लाइन मिल जाएगा आपको, सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हमने आपके कंटेंट्स में दे रखा है मटेरियल, हमने आपको पढ़ा रखा है। देखिए 50 वाले उम्मीद कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना कम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सब नोट्स के हैं और क्वेश्चन सब टफ नहीं है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन उतने टफ नहीं पूछे गए हैं, तो इसीलिए 50 नंबर पे अगर रख सकते हैं हॉप, महिला लोग हैं, लेकिन पुरुष वर्ग में तो कोई हॉप भी नहीं करना। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑरलैंडो ने किया था। ठीक है, वैंकूवर जाने के लिए जो कामागाटा मारू जो प्रकरण हुआ था, किसने जहाज लिया था? तो उसका नाम गुरनीत सिंह था। ठीक है, गुरजीत सिंह था, ये गुरमीत लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कराया है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ठीक है, गुरमीत नहीं है, गुरजीत है। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे भगवान सिंह जो है उससे संबंधित नहीं है, हुसैन रहीम और यहाँ पे बलवंत सिंह, उससे यहाँ पे 3 लोग थे, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। तो यहाँ पे भगवान सिंह नहीं थे शोर कमेटी में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। कुछ एक आध क्वेश्चन जो है जैसे डीपली पूछ दिए गए, जैसे ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था ये तो चौरी चौरा कांड के ही कारण हुआ था, जब असहयोग आंदोलन के दौरान, जब कहाँ पे? तो यूपी में। ठीक है, चौरी चौरा कांड हो जाता है, जहाँ पे जो है पुलिस जो थाना को घेर करके लोग आग के हवाले कर देते हैं, और वहाँ के जो भी पुलिस थे उनको जो है कुर्सी में बांध करके रस्सी आग जला दिया जाता है। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा ये हो गए थे। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड को ही उन्होंने हिमालय जैसी भूल बताई थी। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो उनका नाम था प्रीतिलता वाडेदार। ठीक है, ये मारी, ये फिर आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डीपली पूछे गए। ठीक है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं था? तो देखिए ये अशफाक खां ये भी थे, प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस के बारे में हमने बताया था कि ये लोग जो मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित हैं, तो ये आपका काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में? तो ये लगेगा आप लोग को सिख गुरुमुखी होगा, लेकिन नहीं, ये उर्दू में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आपने देखा जो हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए। तो एनिशियंट भी दिखा आपको, बिहार के मध्यकालीन के भी क्वेश्चन हैं, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा खासा है, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन में कंबाइंड रूप से सब जगह से आपको क्वेश्चन को देखने को मिला आपको। ठीक है, अब देखिए जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थे? तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन सब सामान्य जो पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चन हैं। कुछ भी इसमें कुछ ईवीएस के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको जो है डीपली हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन, बाद बाकी ये सब क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा, क्लास के नोट्स में भी दिख जाएगा। भारत में असुरक्षित प्रजाति है एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन, काला हिरण, ये तीनों असुरक्षित। ठीक है, तो इसका 1 से अधिक होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असुरक्षित प्रजाति है। ठीक है, इसका इंग्लिश देखते हैं क्या, रेड डाटा बुक का तो नहीं पूछ रहा है, 1 सेकंड। वल्नरेबल स्पीशीज, अच्छा इसमें से ये जो हैं इनको सुरक्षा किया जाता है, लेकिन ये वल्नरेबल में नहीं आते यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर आपका
इनमें से कोई नहीं वाला ही दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर आपको दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी। प्रमुख कारण में क्या है? तो प्रमुख कारण जो होगा यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करा सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखिए, रेलवे का विकास होता है तो उसमें उतना जो है आपका वन संसाधन का ह्रास नहीं होता है जितना कि कृषि विस्तार। तो मेन कारण जो है कृषि का विस्तार के लिए जो है, खेती करने के लिए वन संसाधनों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो कृषि का विस्तार इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन फिर आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? बीज बचाओ, नवदान, ये सब आपको इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से कोई नहीं डाल डाल के आपको क्या किया है? कंफ्यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर क्या है? कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो सरदार सरोवर के बारे में आप जानते ही होंगे, गुजरात में तो है ही, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये तीनों तो है ही। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मध्य प्रदेश और पंजाब में से कहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश को टच करता है, पंजाब को नहीं करता है। तो सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आपका इन जगहों पर है। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई हैं, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनमें जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गया। बिल्कुल, जब बांध बनता है तो जलाशय जो होते हैं उसमें गाद जमा होता है, अवसाद। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, ये भी सही है। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल। तो इसमें से इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई हैं, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति भयावह हुई क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, सही है। और बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, ये सभी सही हो। उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है कि वर्षा के जल का संचयन करना है, ठीक है। कानूनी रूप से इसको लागू कर दिया गया है। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चाय के मामले में था, लेकिन यहाँ इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार है, भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, तो ये सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी सब में ई का आंसर क्यों दे रखा है, ठीक है। 1 से अधिक, मुझे लगता है मिस्टेक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंसर की में हुआ है। संस्थागत सुधार, भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब तो संस्थागत कारण में ही है। झारखंड, या हो सकता है संस्थागत जो शब्द है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करा रहा है। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत, संस्था के अंतर्गत जो है, तो भूमि सुधार जो है संस्थागत
मुझे मेरे समझ से तो 1 से अधिक होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड भी है। चलिए, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज, तो ये तो आपका जो कोडरमा है झारखंड का, ये किसके लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक के लिए। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, ठीक है, तो आत्मनिर्भर है, तो इसका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। खरीफ फसल तो मक्का हो जाएगा, ठीक है, खरीफ फसल मक्का होता है। मोटा अनाज, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, जो पर्सन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई फसल नहीं इसमें जो 1 साल का समय लेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए गए, निर्मित एवं संचालित होते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये होगा आंसर। बीपीएससी इसमें कोई और आंसर दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है। वार्षिक रिपोर्ट 16-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है, ठीक है, तो ये चौथे स्थान पे होगा। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है, नई को खादर, पुराने को बांगर, ठीक है, तो इसका हो जाना चाहिए आंसर 15 का ए खादर। बताए थे आपको बिहार स्पेशल मिट्टी जब पढ़ा रहे थे, खादर बांगर की चर्चा हमने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी, तो कपासी मिट्टी, जब मिट्टी हमने पढ़ाया था 8 प्रकार का, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी जिसको कहते हैं, उसी में आपका होता है। ये सब तो क्लास में चर्चा किया हुआ था। सर्वाधिक वर्षा, ये भी क्लास में चर्चा हुआ था, मानसीराम जब जलवायु पढ़ा रहे थे, मानसीराम मेघालय। अब देखिए, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डीपली पूछ दिए गए हैं। तो मैक्सिको का याद रखिएगा कि मिल्पा, मोफर मैक्सिको, मोफर मिल्पा याद रखना है। ब्राजील का रोका, ठीक है, उसके बाद आपका जो है वियतनाम का रे और इंडोनेशिया का लदांग, ठीक है, ये कृषि का नाम है। कृषि से देखिए क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा है, हर एक सेट में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब बीपीएससी अब इन सब टॉपिक जो पहले नहीं पूछता था उस पर अब फोकस कर रहा है। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति, तो ये तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरुआत किया गया था, ये तो हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप लोग। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है, तो चमक के लिए उसमें टूथपेस्ट में खनिज का जो प्रयोग किया जाता है, तो वो आप याद रखिएगा, उसमें अबरक मिलाया जाता है। ऐसे भी अबरक चमकता है, आप देखते हो कितना चमकता है वो अबरक। श्रृंगार प्रसाधन भी बनाए जाते हैं। और अबरक जो होता है विद्युत का जो होता है वो सुचालक होता है, और टेम्परेचर का क्या होता है, कुचालक होता है। नहीं सॉरी, विद्युत का कुचालक होता है और जो तापमान है उसका सुचालक होता है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, तो ये है आपका बरौनी। देश प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है जिसके पास पर्यावरण प्रबंधन, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा आईएसओ प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनटीपीसी। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। तो ये 4 जो मेन शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इस तरीका से, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। एक पूरब में जैसे बंगाल है, फिर पश्चिम में महाराष्ट्र मतलब मुंबई हो गया, दक्षिण में चेन्नई हो गया, ठीक है, उत्तर में आपका दिल्ली हो गया। तो इस प्रकार से जो है उत्तर दक्षिण पूरे चेन्नई मुंबई सबको जोड़ा गया है, इसलिए इसको चतुर्भुज कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ, ये आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में भी आया था। सबसे पहले जो बनाया गया था वो था कांडला बंदरगाह। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कोयला।
निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का, ये तो चावल वाला बताए थे, चीन में चावल सबसे ज्यादा होता है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला वन नीति 1952 में आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट से। ये सब देखिए आप वीडियो में मिल जाए। गोबी में देखिए मरुस्थल जब पढ़ा है तो उसमें बताए थे गोबी मरुस्थल चीन में है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, मंगोलिया में भी पड़ता है चीन। गोबी सी नदी पेरिस, ये सब देखिए एकदम नदी जब पढ़ा है तो उसमें बताया था। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक बांग्लादेश है पटसन में, और भारत का भी पार्ट है, जैसे पश्चिम बंगाल है वहाँ पे राज्य में। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो लॉ एस्क बिहार में ही उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि अब झारखंड अलग हो गया है, लेकिन कुछ पार्ट में थोड़ा बहुत है भी, ठीक है। लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है, तो मुझे लगता है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, जो कि सही ही है। दक्षिण गंगोत्री, तो ये तो अंटार्कटिका में, ये भी चर्चा हमने किया था ज्योग्राफी में, और ये ऑब्जेक्टिव सेशन में भी हुआ था। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, देखिए जब नदी हमने बताया था दक्षिण अमेरिका, क्लियर कर दिया, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में तो यही है अमेजन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश, ऐसे उत्पादकता की दृष्टि से हरियाणा पंजाब है, लेकिन टोटल उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम गेहूं उत्तर प्रदेश, चूंकि इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है। देखिए ये सब ईवीएस के डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। देखिए इसमें जो उपयुक्त में से कोई नहीं लिया है, मुझे लगता है बीपीएससी कुछ मिस्टेक कर रही है, आंसर की बनाने में कुछ मिस्टेक किया है। अब देखिए आप लोग आपत्ति दिए ही होंगे, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कोयला भी आपके चीन में ही होता है। सबसे पुराना जो आपका है दिग्बोई है असम, देखिए ऑप्शन में है, नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एल्युमिनियम के मामले में सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ चीन, यहाँ पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो इनमें से इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग एक बार नेट पे सर्च मार के, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। मरुस्थल जब हमने करवाया था ये सब टॉपिक आपका हुआ था, आपको याद भी होगा, हमने बोला भी था जिसमें ग्रेट लगा हो समझ जाइए ऑस्ट्रेलिया का है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे मरुस्थल जब हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो आपका टाइम ओवर लगभग हो गया है। तो दूसरे दिन जो है इकोनॉमिक्स, ऐसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं। थोड़ा सा मुझे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन पे डाउट है, आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। बाद बाकी आपका पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है मैं दूसरे दिन करूँगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन लगभग जो है ज्योग्राफी के भी 80% क्वेश्चन क्लासरूम से ही हैं, जो कि खास करके नदी के बारे में पूछा गया, मरुस्थल के बारे में, डिजर्ट के बारे में पूछा गया, खनिज संसाधन के बारे में पूछा गया है। और वो नोट्स में भी देखिएगा, और आप कंटेंट्स में जो वीडियो पढ़े हुए थे उसमें भी अगर आप गए होंगे, देखे होंगे, तो ज्योग्राफी सेक्शन में उन्हीं सब टॉपिक को हमने आपको करवाया था। मैं आपको दिखा ही दूं, देखिए जो जो टॉपिक, देखिए डिजर्ट में है, लेक है, यहाँ से पूछा है, रिवर पढ़ाया है हमने, वहाँ से पूछा है, फिर आपका मिट्टी इसमें पढ़ाया था उसमें पूछा है, महासागर खनिज जिसमें बताया वहाँ से पूछा है। तो जो जो टॉपिक हमने पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो, वो सब टॉपिक आपको करवाए गए हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक हमने ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन जो जो टॉपिक पढ़ाया था वहीं सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में भी पूछे गए। इकोनॉमिक्स का तो टोटल क्वेश्चन लगभग उसमें भी 80% क्लासरूम के ही हैं, जबकि उसमें मात्र 16 वीडियो ही हमने इकोनॉमिक्स के भी दिए थे। आप लोग देखिएगा तो सारा कुछ नोट्स में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर आप सही गाइडेंस में तैयारी करते हैं तो मेरे समझ से आपको जरूर सफलता मिलती है, नो डाउट, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर चूंकि अभी आप लोग जो भी लोग हैं वो अब सीरियस हो जाइए, जिनका आगे चल करके 6 to 8 में बैठना है, क्या बोलें, उसका आंसर ऑलवेज गलत रहता है। अच्छा, टॉपिक वाइज बहुत जल्द हम लोग टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ये मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस करवा रहा हूँ आपको कि कौन कौन सेक्शन को आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, देखिए कोई भी मैच खेलने जाते हैं तो उसका मतलब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि किस टीम के साथ आपका मैच हो रहा है, किस खिलाड़ी के साथ, कौन कौन सा बॉलर उसने रखा है, स्पिनर है कि फास्टर है कि, तो सबसे पहले तो वो एनालिसिस होना चाहिए ना कि जो क्वेश्चन जो है वो किस लेवल का है। अब क्रिकेटर के गया मैच में वहाँ खेलने के लिए पिच कैसा है, स्लो पिच है, फास्ट है, क्या है, उसको पता ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर गलती करेगा। तो देखिए जितना ज़्यादा आप पढ़ाई के लिए कॉन्शियस है ना, उतना ही ज़्यादा आपको यही सब कमी आपके अंदर है जो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग बिना सोचे समझे केवल किताब पढ़ करके सोचते हैं कि हम लोग पास कर जाएं, ठीक है, तो नहीं पास करेंगे। आपको मैं बोल रहा हूं बार बार, एनालिसिस करना पड़ेगा। और आप बोल रहे हैं कि सर कब से होगा, तो अभी क्या हमने पढ़ाया, हमने जो बताया, जो मैं करवा रहा हूं, तो क्या लगता है इससे 2-3 क्वेश्चन भी नहीं आएगा? आप नेक्स्ट एग्जाम में याद कर लीजिए मेरा बात, कम से कम 5 क्वेश्चन यही सब फिर रिपीट हो जाएगा, फिर यही सबसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे और इनडायरेक्ट रूप से 10 क्वेश्चन तक ये सब टॉपिक से क्वेश्चन वहां पे उठाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग एक अच्छी रणनीति बनाइए और क्वेश्चन को सबसे पहले एनालिसिस कीजिए, भागिए नहीं, डरिए नहीं। भागिएगा, डरिएगा तो मामला जो है आपका गड़बड़ होगा, निश्चित रूप से गड़बड़ होगा। आपको डरने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन एनालिसिस करना होगा। और जो 9-10 का क्वेश्चन है, खास करके 6 to 8 वाले, याद रखिएगा मेरा बात, उसको आप लोग अच्छे से एनालिसिस कीजिए और उस सेक्शन पे पकड़ बनाइए जहां से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, फिर वो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा और आपको फंसा लेगा। ठीक है, और आप फिर पछताइएगा। इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा फिलहाल अभी 2-4-5 दिन पहले एनालिसिस कीजिए। चैप्टर तो स्टार्टिंग से हम आपको पढ़ाएंगे ही और अच्छे से, इसके लिए आप लोगों को टेंशन ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। उस बार भी हमने बोला, और जो लोग विश्वास करके पढ़े, मेहनत किए, उनका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। रिजल्ट आएगा, आपके समक्ष दिखाई देगा। ठीक है, हमसे तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं थे, लेकिन जो भी जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हमने आपको गाइडलाइन सही दिया था, कहीं भी कमी नहीं था। मेरे ऑलरेडी वीडियो सारे यूट्यूब पे हैं, आप देखिए, खोज लीजिए, सारा कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर में